ब्रिटिश राज के दौरान जालियांवाला बाग में एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां जनरल रेजिनेल्ड डायर के नेतृत्व में 50 सिपाही ने करीब 1000 से ज्यादा इंडियंस को मौत के घाट उतार दिया था। भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन। लेकिन एक इंसान था जिसने सिर्फ इस दिन का बदला लेने के लिए 21 साल तक वेट किया एंड कामयाब भी हुआ। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस दिन को हुआ क्या था एंड हमारे इस कहानी के रियल हीरो ने कैसे हमारा बदला लिया। पंजाब के सुनाम में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम दिया गया शेर सिंह, पर बाद में उसे कई नामों से बुलाया गया, जैसे राम मोहम्मद सिंह आजाद, उड़े सिंह, उद्धम सिंह। पर इन सब में से एक नाम अमर हो गया जो था उद्धम सिंह। एंड इस नाम के पीछे भी एक कहानी है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जन्म के 3 साल बाद शेर सिंह की मदर का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका एंड उनके बड़े भाई का जिम्मेदारी सिर्फ उनके फादर के ऊपर आ गया। उनकी फादर की तबीयत सही नहीं थी एंड रामबाग हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। एडमिट के कुछ दिन बाद ही उनका मौत हो गया। उसके बाद उन दोनों भाई की कस्टडी उनके अंकल को दिया गया, लेकिन उनके अंकल ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए एंड उनको एक अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दिया गया। अनाथ आश्रम के अकॉर्डिंग शेर सिंह का नाम चेंज करके उद्धम सिंह रखा गया एंड उनके बड़े भाई जिनका नाम था साधु, उनका नाम चेंज करके रखा गया मुक्ता सिंह। 1917 में उद्धम सिंह जब 18 साल के थे तब उनके सर से बड़े भाई का साया भी उठ गया, यानी मुक्ता सिंह की भी मौत हो गई एक सडन इलनेस की वजह से। इस इंसिडेंट के बाद उद्धम सिंह की जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ने लगी। उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। उनका रैंक सबसे लो था, जिसकी वजह से उनको लेबर यूनियन में दिया गया 32 सिख पायोनियर रेजिमेंट में। वहां उनको रेलवे ट्रैक रिस्टोरेशन का काम दिया गया, पर एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनको वापस पंजाब भेज दिया गया। लेकिन उन्होंने फिर से आर्मी ज्वाइन किया 1918 में, जहां उन्हें कारपेंट्री का काम दिया गया। पर आर्मी में रहने के दौरान वो भगत सिंह के काम से बहुत डीपली इंस्पायर हो गए थे। उन्होंने 1 साल बाद आर्मी छोड़ने का फैसला किया एंड जब उनको पता चला कि ब्रिटिश सरकार इंडिया में रॉलाट एक्ट लागू करने वाले हैं एंड इस कानून का विरोध पूरा देश कर रहा है, तब उन्होंने फाइनली आर्मी से रिजाइन दिया एंड अमृतसर वापस आ गए। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। 10 अप्रैल 1919 ब्रिटिश सरकार ने सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लेते हैं रॉलाट एक्ट का विरोध करने के कारण। 13 अप्रैल 1919 पंजाब में बैसाखी का उत्सव बहुत धूमधाम से लोग मना रहे थे, पर वहीं दूसरी तरफ करीब 3500 लोग जालियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करने जा रहे थे एंड उस भीड़ में उद्धम सिंह भी मौजूद थे। अब जालियांवाला बाग एक ऐसी जगह है जहां एंट्री एंड एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है एंड बाग के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं एंड बाग के अंदर एक कुआं भी मौजूद है। वो लोग गए तो थे एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, पर वो नहीं जानते थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। बाग में प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद जनरल डायर 50 सिपाही के साथ बाग में पहुंचते हैं एंड बाग की एग्जिट ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई भाग ना पाए। बाग में जनरल डायर बिना किसी वार्निंग के फायर करने का ऑर्डर देते हैं। बाग में मौजूद प्रोटेस्टर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, पर एग्जिट ब्लॉक होने के कारण वहां मौजूद कुएं में लोग कूदने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। कई लोग दीवारें चढ़ने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता है। करीब 10 मिनट तक फायरिंग की गई थी एंड टोटल 1650 राउंड फायर किया गया। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक 379 लोगों की मौत दिखाया गया, पर असलियत में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन उद्धम सिंह जिंदा बच गया एंड पूरे घटना को अपनी आंखों से देखता रहा। इस पूरे घटना को लेकर मानो पूरी देश में एक उदासी सी छा गई। गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना की कड़ी निंदा जताई। लेकिन इस घटना के बाद जनरल डायर का क्या हुआ, आप ये जान के शॉक्ड हो जाओगे कि डायर के ऊपर शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, पर जब अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश का माहौल गर्म हो गया था तब डायर के ऊपर कार्रवाई की गई एंड कार्रवाई का नतीजा क्या हुआ, जनरल डायर को प्रमोशन मिली एंड जस्ट इंडियन को खुश करने के लिए वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। वही इस नतीजे से उद्धम सिंह नाखुश थे एंड उन्होंने शपथ लिया था कि मैं इस देश को इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। 1924 में वो भगत सिंह से इंस्पायर होकर एक रेवोल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं जिनका नाम था गदर पार्टी। पर इस पार्टी के इलीगल एक्टिविटीज यानी प्रोटेस्ट, वायलेंस, इलीगल वेपन रखने के कारण उद्धम सिंह अरेस्ट हो जाते हैं
एंड 5 साल जेल में बिताते हैं। 1931 में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपना मकसद नहीं भूला, बल्कि वो कश्मीर चले गए एंड वहाँ मजदूरी करने लगे। वो अपना पेट पालने के लिए मजदूरी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पैसे जोड़ रहे थे ताकि वो लंदन जा सके एंड जनरल डायर को मार सके। 1934 में फाइनली वो लंदन पहुंच जाते हैं एंड वहाँ भी मजदूरी करने लगते हैं ताकि लोगों को शक ना हो। वहाँ उन्होंने 6 साल काम किया एंड जनरल डायर को मारने का प्लान करने लगे। जब उन्हें पता चला कि कैक्सटन हॉल में जनरल डायर अपना स्पीच देने आने वाले हैं, तभी उसको मारने का प्लान बनाया गया। वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फेक मेंबर बनके 13 मार्च को कैक्सटन हॉल पहुंच जाते हैं, एक मोटी सी किताब हाथ में लेकर। वो किताब कोई साधारण किताब नहीं थी। उस बुक के पेज को एक गन की शेप में काट कर उसमें एक गन छुपा कर ले गए थे। एक खाली सीट में बैठकर जनरल डायर का इंतजार करने लगे। जब जनरल डायर स्टेज पर आते हैं, तभी बिना कुछ सोचे उन्होंने 2 गोली चलाई, जिसमें से एक गोली जनरल डायर की दिल के आर पार हो गई। अब एक आम इंसान अपना काम खत्म करके वहां से भाग जाता, पर उधम सिंह वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। बल्कि जब उनको पुलिस ने पकड़ लिया, तब उन्होंने कहा, ये मेरा फर्ज था और मैं अपने देश के लिए जान भी दे सकता हूँ। कोर्ट ने उधम सिंह को माफी मांगने के लिए कहा, पर उधम सिंह ने माफी नहीं मांगी, बल्कि ये कहा, मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि मैंने उसे मारा। डायर अत्याचारी था एंड उसका मरना जरूरी था। कोर्ट ने उधम सिंह को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई एंड 31 जुलाई 1940 को लंदन के ही एक जेल में उनकी फांसी हो गई। इसके बाद ये न्यूज इंडिया में मानो आग की तरह फैलने लगी। हर जगह आंदोलन की लहर छा गई। उधम सिंह से इंस्पायर होकर कई लोगों ने अपनी चुप्पी तोड़ी एंड गांधी जी एंड नेताजी के साथ जुड़ने लगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन एक सुनामी की तरह आई एंड फाइनली 1945 में नेताजी के नेतृत्व में INA बनी, जो ब्रिटिश से लड़ने के लिए तैयार थी। 18 फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, जिसका विरोध मुंबई, कराची, विशाखापत्तनम तक भी पहुंच चुका था। मानो चारों ओर से ब्रिटिश घिर चुके थे एंड फाइनली 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया। एंड ये थी एक लेजेंड की कहानी जो किसी हिस्ट्री के बुक में दबी पड़ी थी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर, अगर नहीं अच्छा लगा तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। मुझे कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।